जब निवेश करने जाते हैं तो सोचते हैं कि रिटर्न जनरेटिंग प्रोसेस है। एक्चुअली जब आप मैच्योर करोगे तो आप रियलाइज करोगे एक रिस्क मिटिगेटिंग जर्नी है एंड सेकेंडली एक बिहेवियर का जर्नी है। रिसेंटली एक आर्टिकल आया था विच इज फैक्चुअली करेक्ट ऑल्सो, ये साल का बेस्ट परफॉर्मिंग फंड नेक्स्ट ईयर नहीं रहता है। बेस्ट परफॉर्मिंग फंड वो हो जाता है जिसका स्टॉक्स प्ले आउट कर गए हैं या प्ले आउट कर रहे हैं। इसका कोई ज़रूरत नहीं है कि नेक्स्ट ईयर भी प्ले आउट करें, राइट? आप रिटर्न जितना चेज करेंगे वो उतना आपसे आगे जाएगा। वर्ल्ड इज चेंजिंग, नो डाउट अबाउट इट। एक टाइम था हम लोग सोच रहे थे कि गूगल मैप यूज करें ना करें, राइट? आज आप सोचें कि आप गूगल मैप यूज कर रहे हो ना करो। अभी शायद काफी लोग हैं जो सोच रहे हैं कि चैट जीपीटी यूज करें ना करें, राइट? एक जो वो एनालिसिस का दुनिया था वो फेच का दुनिया बन गया है। जब हम बोल रहे हैं कि नहीं मैं यहाँ से वहां जाऊंगा तो वो गूगल बताता है कि ये रास्ता है, फेच कर दिया उसने सब कुछ एनालिसिस कर लिया है। दिस इज द न्यू वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट एवरीथिंग विल बी अवेलेबल एट फेच, राइट? अब आप अगर नहीं यूज कर रहे, यू आर ऑलरेडी डिसरप्टेड। व्हाट दिस इज डूइंग इज कंप्रेसिंग टाइम। जो सोचेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरा नौकरी लेगा, उसका तो लेगा ही लेगा, ओके? क्योंकि जो काम आप 8 घंटे में कर रहे हैं वो शायद 5 मिनट में होगा। इट डिपेंड्स ऑन यू। फिर आप 7 आवर्स 55 मिनट्स में क्या करें, क्योंकि उतना फ्री टाइम मिल रहा है। जो ये 7 आवर्स 55 मिनट्स को यूटिलाइज करेंगे वो और भी बेहतर बनेंगे, राइट? सो आई डोंट थिंक artificial intelligence can take your job. What are these 4-5 fun categories that I should look at? तो मेरे हिसाब से जब आप एक एसेट क्लास आते हैं, सपोज इक्विटी की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव शुड बी टू कैच द एंटायर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द मार्केट, ओके? क्योंकि एवरी साइकिल, एवरी साइज हैज इट्स ओन अपॉर्चुनिटी, राइट? तो वो अगर आप देखें, जैसे आपने राइटफुली कहा, मेरे हिसाब से 3 बेसिक क्राइटेरियाज है, 3 फंड जो आपके पास होने चाहिए। वो है आप Hello, welcome to another edition of This or That. This is Bhartendra Singh. अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो या आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोचा है पिछले कुछ सालों में, तो इट इज़ हाईली लाइकली कि आपने मेरे एसेट मैनेजर का नाम ज़रूर सुना होगा। आपने शायद मेरे मिड एंड लार्ज कैप, मेरे एमर्जिंग इक्विटीज़ के बारे में इन्वेस्ट करने का सोचा भी होगा या आप करते होंगे। So I'm very thrilled and very excited to have Mr. Swaroop Mohanty, who is Vice Chairman and CEO of Mere Asset Managers. Hello Swaroop, welcome to the show. Thank you, Atender, for having me. It's an absolute pleasure. Looking forward to a meaningful discussion today. So Swaroop, मेरा एक पर्सपेक्टिव था कि इतने सारे फंड हाउसेज हैं, 47 फंड हाउसेज हैं, क्यों मुझे छोटे फंड हाउसेज में इन्वेस्ट करना है? बट मेरा पर्सपेक्टिव कम्प्लीटली चेंज हो गया है विद द फैंटाबुलस परफॉर्मेंस ऑफ फंड हाउसेज लाइक कैनरा रोबेको, मोतीलाल, पराग पारेख एंड मेरे एसेट, यू नो, दे हैव डन फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। एंड तो 2 क्वेश्चंस हैं। पहला कि जब हम इन्वेस्टिंग के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमें फंड हाउस सेलेक्ट करना होता है, तो हमें फंड हाउस, छोटे फंड हाउसेस को भी कंसिडर करना है। तो क्या हमें सोचना चाहिए टू सेलेक्ट अ फंड हाउस? व्हाट शुड बी द थॉट प्रोसेस? देखिए, बिफोर सिलेक्टिंग अ फंड हाउस आपको थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा। हम सोचते हैं ये जब निवेश करने जाते हैं तो सोचते हैं कि रिटर्न जनरेटिंग प्रोसेस है। एक्चुअली जब आप मैच्योर करोगे तो आप रियलाइज करोगे एक रिस्क मिटिगेटिंग जर्नी है एंड सेकेंडली एक बिहेवियर का जर्नी है, राइट? और जब आप बिहेवियर की बात करें, सबसे बड़ा जो बिहेवियर ट्रेट एक निकल के आता है वो है बायस। जब आप स्मॉल फंड हाउस, मिड फंड हाउस, लार्ज फंड हाउस बोलते हो तभी बायस आ जाता है मेरे हिसाब से। और मैं काफ़ी इसके बारे में बोल चुका हूँ और काफ़ी पहले भी बोल चुका हूँ कि ये एक बिजनेस, एक प्रोडक्ट का बिजनेस है, नाम का बिजनेस नहीं है। प्रोडक्ट से ही नाम बनता है। जब हम कुछ भी चूज़ करते हैं, स्पेशली फाइनेंशियल सर्विसेज में प्रोडक्ट चूज़ करते हैं, इसके 2 हिस्से होते हैं, एक है साइंस होता है, एक आर्ट होता है। साइंस कहलाएगा जो आप कह रहे हैं कि वट एवर ट्रैक रिकॉर्ड, ये वो, उसमें शायद बड़ा फंड हाउस तो नहीं बोलूँगा, ओल्डर फंड हाउसेस में के पास
ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा, और वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट जो एक्चुअली पैसा बनता है उससे थोड़ा जब आप आर्ट ऐड करते हो, और वो आर्ट होता है एक अच्छा प्रोडक्ट चूज करने का। म्यूचुअल फंड इज नॉट अबाउट द नेम ऑफ द फंड हाउस, इट इज अबाउट द प्रोडक्ट। आप जितने भी फंड हाउसेस बोले हैं उनका नाम बना है बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट दैट दे बिल्ट, और वो प्रोडक्ट का ट्रैक रिकॉर्ड से उनका नाम बनता है। पहले क्या होता था, पहले अलग था कि पेरेंट के नाम से ही एक म्यूचुअल फंड का नाम बनता था। आप एक अच्छे बैंक हो तो आप एक अच्छा फंड हो, आप एक अच्छा ट्रक मैन्युफैक्चरर हो तो एक फंड हो, उससे इसका कोई लेना देना नहीं। दिस इज अ प्रोडक्ट के। और जब आप प्रोडक्ट चूज करते हो तो उसके जो एट्रीब्यूट्स है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पहले एक म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट ना, और जब मैं बोलता हूँ शायद पीपल डोंट अंडरस्टैंड मी, एक म्यूचुअल फंड हर एक प्रोडक्ट का एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होता है। आप जब निवेश करते हो तो आपका भी एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है। आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव वो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के साथ मैच करता है कि नहीं, दैट पहले चेक करना चाहिए। नहीं तो आपका जर्नी कभी एक साथ नहीं होगा। फंड कुछ और बिहेव करेगा, आपका जरूरत कुछ और होगा। फर्स्ट एंड फंडामेंटल, वेदर आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड द फंड्स इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव मैच कर रहे हैं कि नहीं। आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि आपके लाइफ के बारे में आपका क्या सोच है, आपको लाइफ से क्या चाहिए, और उसमें पैसा कितना अहमियत रखता है या रखती है, या पैसे के जरिए आप कहाँ पहुंच सकते हैं, जिसे हम इन फाइनेंशियल टर्म्स एक गोल डिफाइन करते हैं। और सिंस द सब्जेक्ट इज पर्सनल फाइनेंस, सबका पर्सनल गोल अलग होता है, इसलिए सबका फंड चयन अलग होता है, क्योंकि सबके पोर्टफोलियो के हिसाब से फंड बनता है। सो ये जब जितने भी बायसेस हैं ना, छोटा फंड हाउस, बड़ा फंड हाउस, ये वो जितना आप दूर रखें उतना बेटर। पहले प्रोडक्ट आपके लिए बना है कि नहीं वो चूज करें। प्रोडक्ट अपने लिए बनता है, प्रोडक्ट का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो कहलाएगा फंड मैनेजर वही करेगा या करेंगी। आपको आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को उसके साथ मैच करना है, दैट इज वेरी फंडामेंटल। अब यहाँ पे थोड़ा पॉज लेते हैं, आगे जाके बात करते हैं। बट जब तक वो मैच नहीं करता है ना, और उसका बिग स्मॉल ओल्ड न्यू के साथ, आज के डेट में अगर आप मार्केट देखें इतना चेंज हो गया है, तो शायद somebody who understands the market better and happens to be younger, can be a coincidence, can do better. It's an open market, so don't, my fundamental thing of telling you is biases आप जितने हटाएंगे उतना आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी बेटर होगा। तो बायसेस हटा देंगे हम। अगर मुझे प्रोडक्ट्स भी देखने हैं तो जैसे आपने बोला कि ट्रैक रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं पुराने फंड हाउस के, ओल्डर फंड हाउसेस के। नए फंड हाउसेस के हमें ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मिलेंगे बिकॉज वो नया है, या नया प्रोडक्ट कुछ लॉन्च हो रहा है तो नहीं मिलेगा। तो वो प्रोडक्ट्स को मुझे किस तरीके से इवेलुएट करना है? गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फंड मैनेजर हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड मोरलेस मिल जाता है मार्केट में, तो उससे एक फंड मैनेजर का एक बिहेवियर का एक बेसिक आ जाता है कि क्या करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंड मैनेजर में मैं जो देखता हूँ कि क्या नहीं करते हैं, राइट। हर एक फंड मैनेजर का एक बाउंड्री होता है, एक स्टाइल होता है, वो थोड़ा परखना पड़ता है। आप खुद परख सकते हैं, आपको क्षमता है। अगर नहीं है तो एक प्रोफेशनल के पास जाए, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोफेशनल मीनिंग फाइनेंशियल एडवाइजर, डिस्ट्रीब्यूटर, उनके पास जाए, क्योंकि उनका काम है। और उनसे जब आप बैठते हैं तो शायद कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाए उनको पूछने के लिए। ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं बेस्ट परफॉर्मिंग फंड आप दो। मैं जब पूछता हूँ कि बेस्ट परफॉर्मिंग फंड आपके लिए क्यों है, तो वो थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं कि मुझे तो बेस्ट ही चाहिए। अभी रिसेंटली एक आर्टिकल आया था विच इज़ फैक्चुअली करेक्ट ऑल्सो, ये साल का बेस्ट परफॉर्मिंग फंड नेक्स्ट ईयर नहीं रहता है। बेस्ट परफॉर्मिंग फंड वो हो जाता है जिसका स्टॉक्स प्ले आउट कर गए हैं या प्ले आउट कर रहे हैं। इसका कोई ज़रूरत नहीं है कि नेक्स्ट ईयर भी प्ले आउट करें, राइट। आप रिटर्न जितना चेज करेंगे वो उतना आपसे आगे जाएगा, राइट। सो दैट कैन नॉट बी अ क्राइटेरिया। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, फर्स्ट अगर फंड हाउस नया है तो ज़्यादातर फंड मैनेजर्स का भी एक ट्रैक रिकॉर्ड है, उसमें थोड़ा जाए। और अगर उस पर आप सहमति लेते हैं और जो फंड का ऑब्जेक्टिव होता है वो अगर मैच करता हो आपसे, तो नथिंग रॉन्ग इन टेकिंग अ कॉल।
सो अगर हम मेरे एसेट मैनेजर्स की बात करें, फंड्स हैव डन रियली वेल। Yeah. ओके, बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है। तो व्हाट हैज़ बीन द गाइडिंग प्रिंसिपल्स और इन्वेस्टमेंट फिलोसफी ऑफ द फंड जिसकी वजह से फंड ने इतना अच्छा किया है? गाइडिंग प्रिंसिपल्स आर एक्सट्रीमली बोरिंग। देखिए, ये बिजनेस को जितना आप बोरिंग करो हाँ, उतना बेटर आउटकम होता है। गार्ड रेल्स बहुत स्ट्रिक्ट है हम्म, और गार्ड रेल्स बहुत सिंपल है हम्म, कि बाय अ गुड बिजनेस एट अ गुड प्राइस, राइट। सपोज लास्ट 2 साल आप देख लें, लॉट ऑफ गुड बिजनेसेस वर अवेलेबल एट नॉट सो गुड प्राइसेस, तो हमने नहीं खरीदे, राइट। एज ए रिजल्ट लास्ट ईयर तक हमारा परफॉर्मेंस थोड़ा पीछे रहा है। विल इट चेंज अस? नो, इट विल नॉट चेंज अस। फ्रॉम द रेगुलेटर टू आरबीआई सब लोग कह रहे थे कि बाजार महंगा है। अब महंगा मार्केट में आप क्या खरीदोगे? इट्स बेटर टू बाय गुड बिजनेसेस in that scenario which are not available at good prices. Suppose last year private banks were not available, were not expensive. जो लास्ट ईयर प्राइवेट बैंक लेके बैठा था वो शायद आज बेटर है, राइट। जो शायद अदर सेक्टर्स लेके बैठे थे वो शायद आज पीछे हैं, राइट। सो one is sticking to that principle of buying a good business at a good price. Second, most important part, आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं because of diversification. We will always be diversified. Okay, स्टॉक्स या कोई सेक्टर में ओवरवेट ज़्यादा नहीं होता है, ये हमारा स्टाइल है। अगर वो ओवरवेट आप लेंगे तो वो प्रोडक्ट शायद मोर पीएमएस एआईएफ के तरफ जाता है, वो म्यूचुअल फंड नहीं रहता है। लास्ट 2 साल, अगेन मैं दोहरा रहा हूँ, लास्ट 2 साल में जितने भी डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं वो शायद थोड़े पीछे रहे हैं। विल इट चेंज अस? इट विल नॉट चेंज अस। ओवर अ लॉन्ग रन these virtues play out. And most important, completely sticking to the investment strategy. उसमें कोई डिविएशन नहीं होगा। कुछ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या रहती है, कुछ आप बता सकते हैं? कि इसको अलग तरीके से मैं पूछता हूँ कि एक नॉर्मल इन्वेस्टर जब हु इज़ नॉट अ प्रोफेशनल इन्वेस्टर, वो जो इन्वेस्ट करता है वर्सेस अ प्रोफेशनल फंड मैनेजर, तो ये अल्फा जनरेट कैसे होता है? हाउ डू यू जनरेट अल्फा? दो गुड क्वेश्चन। देखिए, डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल इन्वेस्टर एंड फंड मैनेजर लाइज इन प्रेडिक्टिंग बिजनेस साइकिल्स। नॉर्मल आज के डेट में इतना ट्रांसपेरेंसी हो गया है कि एक स्टॉक आप शायद फंड मैनेजर के साथ ही चयन कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल, बट स्टॉक सिलेक्शन एंड बिजनेस साइकिल सिलेक्शन आर टू डिफरेंट थिंग्स। एक मैंने साइंस का बात किया है, एक आर्ट का बात किया है। अ गुड फंड मैनेजर जो आर्ट पॉलिश करता है या करती हैं, इस पे पॉलिश करते हैं बिजनेस साइकिल कि ये अभी चलेगा तो शायद आगे जाके ये चल सकता है। लॉजिकल रीजनिंग ऑफ प्रेडिक्टिंग दैट इज फार सुपीरियर। और मेरे हिसाब से वन ऑफ द मेन रीजन यू शुड हायर अ फंड मैनेजर इज देयर एबिलिटी टू आइडेंटिफाई बिजनेस साइकिल्स बिफोर दे हैपन। अगर हो चुका है उसमें जाके फिर तो रिटर्न चला गया है, राइट। When you select anything based on past returns, please remember past returns belong to past investors. आपका वो है नहीं, right? So that is what differentiates between a normal investor and a fund manager. And इसलिए मैं एक फंड मैनेजर के पास जाता हूँ, क्योंकि आगे जाके बेस्ड ऑन मैक्रोज या माइक्रोज व्हाटएवर, क्या आगे जाके हो सकता है शायद उनमें ये बेटर कैपेसिटी है, फॉर श्योर। जो सर हम रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, वी ऑफन से कि पास्ट परफॉर्मेंस नहीं देखना चाहिए। मेरे पिछले 2 गेस्ट हैं, उन्होंने भी सजेस्ट किया कि जनरली जो फंड्स लाइक बिजनेस साइकिल्स होती हैं, अगर फंड्स अच्छा कर रहे हैं तो लाइकली है कि वो अच्छा नहीं करेंगे फ्यूचर में, और जो अच्छा नहीं कर रहे हैं दे हैव हायर चांस ऑफ डूइंग बेटर। तो स्पेसिफिकली when I see the products that are coming out in industry, जैसे अभी gold has done well, ठीक है, तो सडनली मल्टी एसेट फंड्स आने लग गए, या गोल्ड ETF आ रहा है, सिल्वर ETF आ रहा है। सो कहीं ना कहीं तो फंड रिटर्न्स आ गया है उसका। तो व्हाट इज़ योर व्यू सेइंग कि अगर फंड अच्छा कोई एसेट कैटेगरी या कुछ फंड ऑलरेडी अच्छा कर रहा है तो शुड वी कंसीडर इट, या उसका टाइम चला गया है, या कैसे हमको उसको देखना चाहिए? नहीं, देखो, जब आप कोई भी निवेशक ना, वो एक ऑप्टिमिस्ट होना पड़ेगा तभी वो निवेश करेंगे। हाँ, हाँ, कल आज से अच्छा है, हाँ,
आप ये नहीं मानते हैं तो निवेश नहीं कर सकते, राइट? प्रोस्पेक्ट्स कल अच्छे होंगे तभी कंपनीज अच्छे होंगे। एक चीज फॉरगेट फंड्स के थोड़े बाद आते हैं, हम लोग आज के डेट में वी शुड कंसिडर आवरसेल्व्स एक्सट्रीमली लकी टू बी इन इंडिया इन्वेस्टिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि बहुत कम इकोनॉमीज ऐसे हैं जो यहाँ से डबल करेंगे अपने साइज। 4 से 8 ट्रिलियन बनेगा, कोई कहेगा चलो 7 साल में बनेगा, कोई बोलेगा 8 साल में बनेगा, शायद 10 साल में, व्हाटएवर, बट इन द नेक्स्ट 7 to 10 years आपका ये इकोनॉमी डबल करेगा। ऐसा बहुत कम इकोनॉमीज है जो ये सिचुएशन में है। तो उसमें से जब कोई भी इकोनॉमी डबल करता है, वो आपके लाइफ में मायने कैसे कर सकता है? वन ऑफ द इजीएस्ट वे इज थ्रू द कैपिटल मार्केट्स। इकोनॉमी अच्छा करेगा तो कंपनीज अच्छे करेंगे, या शायद अदर वे अराउंड, कंपनीज अच्छे करेंगे तो इकोनॉमीज अच्छे करेंगे। उसमें से हमें 50-60 कंपनीज चूज करने हैं। इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। वो तो हो गया। जो आपका क्वेश्चन है वो फंड मैनेजर का भी क्वेश्चन है। स्टॉक चल गया तो उसमें रहना है या नहीं रहना है, राइट? सपोज आपने गोल्ड का बात किया, लास्ट 10 years अगर आप देखें, गोल्ड इज आउट परफॉर्मिंग द इक्विटी मार्केट। लास्ट 10 years में तो 5 years नहीं था, करेक्ट, राइट? अभी आप अगर चूज करेंगे, ऐसा नहीं कि गोल्ड का प्रोस्पेक्ट नहीं है, और गोल्ड ऐसा एक मेटल है, जब भी आप लेने गए हैं इन द पास्ट वो एक्सपेंसिव था और शायद एक्सपेंसिव परपेचुअली रहेगा। बट उसके जो फैक्टर्स है ऑफ ग्रोथ और फैक्टर्स दैट लीड टू दैट ग्रोथ ऑफ दैट प्राइस इज वेरी डिफरेंट टू द फैक्टर्स दैट लीड टू द प्राइस ऑफ अ कंपनी, राइट? एंड दो अलग अलग पहलू हैं। गोल्ड यहाँ से भी अच्छा कर सकता है क्योंकि फ्रेजिलिटी ऑफ ग्लोबल इकोनॉमीज इतना है कि सोवरेन बाइंग जो कंट्रीज खरीदते हैं, गोल्ड बाइंग रहेगी फॉर सम पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? जितना आप एक ग्लोबल प्रॉब्लम रहेगा उतना गोल्ड बाइंग रहेगा, राइट? सो शायद ऐसा नहीं कि उसका कोई पीक रह गया। मैं तो 95-96 से गोल्ड खरीद रहा हूँ, आज तक भी एक्सपेंसिव रहा है, शायद आगे जाके भी एक्सपेंसिव रहेगा। बट गोल्ड ईटीएफ्स आज नहीं आए हैं, काफी दिन पहले आए थे। शायद लोग चर्चा अब कर रहे हैं क्योंकि रिटर्न आ चुका है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। बिगेस्ट प्रॉब्लम इज ऑलमोस्ट ऑल मनी इज कमिंग ऑन पास्ट परफॉर्मेंस, राइट? ये पहले ठीक था जब इंफॉर्मेशन कम था या लोगों का इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस कम था। आज जब 20-25 साल से लोग निवेश कर रहे हैं, it is actually very painful to see that people are very confident and very, what can I say, eager to invest when markets are high. जब मार्केट नीचे जाता है तो बिल्कुल वो क्षमता कम हो जाता है। ये 10 साल पहले ठीक था, थोड़ा बहुत चेंज होने लगा है एसआईपी के जरिए, बट लमसम परचेज तो इज वेरी, व्हाट कैन आई से, कंफर्टेबल एट हायर मार्केट्स। जब तक ये चेंज नहीं होगा तब तक बाजार पैसा बनाएगा, शायद आप पैसा नहीं बनाओगे। सो देन यू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट आई हैव सेड टू द बेसिक क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन ये है कि अगर एक कंपनी, अगर आप सोचते हो कि ऑल द लार्ज कंपनीज ऑफ इंडिया का लाइफ खत्म हो गया तो आप बेशक ना खरीदे, राइट? बट यहाँ से तो 4 से 8 ट्रिलियन जाएगा। देखिए 2019 में द स्मॉलेस्ट लार्ज कैप का जो मार्केट कैप था वो आज के डेट में स्मॉलेस्ट मिड कैप का मार्केट कैप है। 2019 में जो स्मॉलेस्ट मिड कैप का मार्केट कैप था वो आज के डेट में स्मॉलेस्ट स्मॉल कैप का मार्केट कैप है। मार्केट एक्सपैंड कर रहा है, नए नए कंपनीज जुड़ रहे हैं। लास्ट ईयर इंडिया वाज द हाईएस्ट पब्लिक इशू कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। 320 पब्लिक इश्यूज आए हैं और ये 320 पब्लिक इश्यूज मोस्टली मिड और स्मॉल कैप में आए हैं। मार्केट का ब्रेड्थ भी बढ़ रहा है, राइट? नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स भी बढ़ रहे हैं। जो मार्केट 5 साल पहले था, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मार्केट, वो आज कंप्लीटली अलग है। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, इंडिया इज अ यंग कंट्री, 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन अंडर 30 यहाँ पे है। यहाँ से जो निवेशक जुड़ेंगे वो बहुत अलग निवेशक जुड़ेंगे। तो जर्नी ऑफ इंडिया तो अभी शुरू हुई है। सो अगेन सेइंग दैट ये इसका ग्रोथ हो चुका इज अ बायस,
Hmm. You have to look at the potential of the company. And yes, large companies will behave differently from mid companies, will behave differently from small companies. कितना किधर निवेश करना है is what is more important. सो ऐसा भी नहीं है कि आपको परफॉर्मेंस देख के ही इन्वेस्ट करना है, और ऐसा भी नहीं है कि परफॉर्मेंस आ गया इसका मतलब आगे नहीं आएगा. परफॉर्मेंस देख के एक वेटेज होना चाहिए दैट इज ऑल्सो वेटेज, हाँ, देखना है हमें कि परफॉर्मेंस. इसका पोर्टफोलियो कैसे किया है. बट मोर देन परफॉर्मेंस थोड़ा आप डीप जाके वो फंड का स्टाइल अगर आप देखें ना, दैट विल बी मोर इम्पॉर्टेंट. कि जैसे मैंने कहा है कि फंड ने क्या किया और क्या नहीं किया है. अगर जैसे लास्ट 2 इयर्स में मेरा मानना है कि, और मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि एक म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफाइड होना चाहिए. डाइवर्सिफाइड रहने से अगर 50 स्टॉक आप लें तो 3-4% फॉर योर हाईएस्ट एलोकेशन, एक्चुअली हाई एलोकेशन. कभी कभी स्टॉक वैल्यू से ही एलोकेशन बढ़ जाता है क्योंकि द प्राइसेस गो अप. बट कोई अगर फंड 8-10% एक फंड में, एक स्टॉक में ले जाता है, या सेक्टर में बेंचमार्क के बहुत ऊपर जाके निवेश करता है, वो आप कंफर्टेबल हो कि नहीं, वो आप देखना चाहिए. क्योंकि एवरी टाइम द रिटर्न इंक्रीजेस इन ओवर एलोकेशन, एक डाउन साइड रिस्क भी आ जाता है. वो डाउन साइड रिस्क आप ले सकते हो कि नहीं, वो भी उधर से पता चलता है. इट इज नॉट अबाउट रिटर्न्स ओनली. रिटर्न्स एक पार्ट होता है. धीरे धीरे जब आप निवेश करोगे तो धीरे धीरे ऑल दिस विल. ऐसा मैं नहीं था व्हेन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग. मैं भी रिटर्न देख के इन्वेस्ट कर रहा था. बट मोर एक डाइवर्सिफाइड बैलेंस्ड अप्रोच जिसमें रिटर्न्स इज अ पार्ट. बट उसको आप 90% पार्ट कर दोगे तो मोर ऑफन देन नॉट यू विल बी रॉन्ग. ये जो स्टाइल वाली आपने बोली, फंड की स्टाइल, लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट इट. अब सिंपल टर्म्स में बता सकते हैं कि मुझे अगर फंड का स्टाइल समझना है तो मुझे क्या देखना है? मैंने बहुत सिंपल टर्म में बताया कि डाइवर्सिफिकेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे लिए. अच्छा, कि मैं जहाँ निवेश करूंगा, मुझे अगर कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लेना है ना, तो फिर मैं पीएमएस मैनेजर के पास जाऊंगा. अच्छा, राइट. कि वो प्रोडक्ट है, स्लाइटली रिस्कियर बन जाता है. आज के डेट में म्यूचुअल फंड में भी एसआईएफ आ रहे हैं, वो कैटेगरी में जाता है. फिर मैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर नहीं रहता हूँ. मेरी फंड का स्टाइल पोर्टफोलियो देख के थोड़ा समझ में आएगा किस तरह से मूव. हाँ, तो उसमें कुछ दो ब्रॉड स्टाइल्स जो होते हैं. हाँ, एक ग्रोथ स्टाइल होता है, हाँ. जो बाजार जिधर भागता है, जिसको आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग कहते हैं, उधर एलोकेट करके एक अच्छा निवेश कर लेते हैं. और वो एक स्टाइल है और आर्ट भी है. कैच करना बहुत, कहना बहुत आसान है, करना बहुत ही मुश्किल है. क्योंकि उसमें फिर आप मोमेंटम में घुसते हो, निकलते भी हो. साइक्लिकल नेचर ऑफ द मार्केट आप पकड़ते हो. बहुत अच्छे अच्छे मैनेजर्स, मोमेंटम मैनेजर्स इंडिया में भी है. कुछ कहते हैं वैल्यू, जो कहते हैं नहीं ये बहुत अच्छा कंपनी है, लेकिन अभी ये प्राइस में, बहुत अच्छा प्राइस में मिल रहा है. वो प्राइस कब अनलॉक होगा ना वो जानते हैं, ना कोई भी जानता है. शायद वो प्रोमोटर से भी पूछोगे तो उनको भी नहीं पता. बट द की रिमेन्स कि उनमें फिर बैठना. वो शायद फंड मैनेजर्स आपकी पेशेंस टेस्ट करेंगे, लेकिन उनका जब अनलॉक होता है तो बहुत बहुत डिफरेंट अनलॉक होता है. तो आप किससे आप पसंद करोगे? मेरे हिसाब से अगर आप दो अलग स्टाइल्स लेते हो तो आपका पोर्टफोलियो बेहतर होता है. नहीं तो एक स्टाइल में अगर मैं वैल्यू ले लिया तो फिर शायद 5-6 साल रिटर्न ना आए. फिर आपको लगेगा कि प्रोडक्ट ही खराब है. फिर जिस दिन आप रिडीम करोगे, नेक्स्ट डे वो परफॉर्म शायद करे. या आप मोमेंटम में पूरा पैसा आप निवेश कर दोगे, जिस दिन बाजार साइकिल चेंज हुआ और फंड मैनेजर नहीं पकड़ा, ऐसा हो भी सकता है, ह्यूमन बीइंग, शायद आपका पूरा पोर्टफोलियो एक डाउन साइड की तरफ जा सकता है. तो लास्ट 5 साल से ये सीख मिली है कि अगर आप अलग स्टाइल्स में डाइवर्सिफाई करोगे तो आपका पोर्टफोलियो फार स्ट्रॉन्गर बनता है. ऐसा मेरा मानना है. थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है. हम बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग, हम मतलब एवरीबडी सेज कि इन्वेस्टिंग इज फॉर लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको बेनिफिट होगा, तभी आपको रिटर्न्स मिलेंगे. यू हैव टू अलाउ मनी टू ग्रो, अलाउ बिजनेसेस टू ग्रो. लेकिन अगर हम न्यूज़ देखें और जिस तरीके से बात करते हैं, हम हमेशा, मुझे ऐसा लगता है कि हम रोज निफ्टी की बात करते हैं, रोज सेंसेक्स की बात करते हैं. तो उसका फॉरेन इन्वेस्टर मुझे क्या करना है? ठीक है, मैंने इन्वेस्ट कर दिया है,
आई इन्वेस्टेड, मैंने SIP स्टार्ट की एक फंड में, मैंने अपना ऑब्जेक्टिव देखा, फंड का ऑब्जेक्टिव देख लिया है, एंड आई एम सेइंग कि दिस शुड डू इन नेक्स्ट 10 years वेल। तो मैं क्यों रोज निफ्टी देखूं, मैं क्यों रोज सेंसेक्स देखूं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कल सुबह मेरी खुद के साथ बातचीत मैं बताता हूँ। कल मैं सुबह निकला, मुझे ऑफिस 9:15 पहुंचना था, गूगल मैप लगाया, 9:15 दिखा रहा था। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कल मैं गाड़ी चला रहा था, एंड सडनली एक गाड़ी ने ओवरटेक किया, राइट। ह्यूमन टेंडेंसी, एंड दैट इज द रीजन फॉर मोस्ट रोड रेज, कैसे आगे मैं भी थोड़ा रेस कर लूँ। मेरा मैप दिखा रहा 9:15, मैं वैसे भी जाऊंगा तो 9:15 पहुंचू। व्हाट शुड आई डू? मैं अपना गाड़ी चलाऊं या उसके साथ रेस करूं? निवेश इज वेरी सिमिलर, राइट। आप क्यों निवेश करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका क्यों, मेरा क्यों और आपके क्यों में बहुत फर्क है। आपका लाइफ अलग है मेरे लाइफ से, आपका लाइफ स्टेज मेरे लाइफ स्टेज से बहुत डिफरेंट है। मेरा लाइफ स्टेज जब मैं अकेला था कुछ और था, शादी हुआ तो कुछ और बना, बेटा हुआ तो कुछ और बना, और यहाँ पे जब मैं रिटायरमेंट की तरफ प्रिपेयर कर रहा हूँ तो एक अलग लाइफ स्टेज है। तो ये 4 स्टेजेस में ना वो क्यों अलग हो जाता है, राइट। पहले तो आप अपना क्यों ढूंढे, वाई डू यू वांट टू इन्वेस्ट, उससे आपका गोल निकलता है। और वो गोल से बनता है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो। मेरा गोल 2 साल का है। एवरी एसेट क्लास का एक अवधि होती है, आई मीन द ड्यूरेशन दैट एवरी एसेट क्लास डिमांड्स। टिपिकल एग्जांपल मैं रियल एस्टेट देता हूँ। एवरीबॉडी विल से कि मैंने ये प्राइस में खरीदा था और आज के डेट में ये प्राइस है। नोबडी विल टेल यू कि 15 साल निकल गया वो प्राइस में, राइट। नोबडी विल काउंट कि चलो मैंने 10 लाख में खरीदा था, ये 50 लाख का है इतना साल में, हेंस मेरा रिटर्न इतना बना। पीपल विल से 10 लाख से 60 लाख, दैट्स द नेचर ऑफ हाउ यू कम्युनिकेट। बट जब आप बाजार में आते हो, बिकॉज ऑफ द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द मार्केट, आपको एवरीडे कहीं पे रियल एस्टेट का प्राइस पब्लिश नहीं होता है। कभी कभी दिस ट्रांसपेरेंसी ऑफ द मार्केट गोज अगेंस्ट यू, राइट। इतना इंफॉर्मेशन नहीं मिलना चाहिए। आप कहीं पे एक FD करते हो या RBI बॉन्ड्स में लगाते हो तो वो तब मिलेगा, तब लगा के भूल जाते हो। The only person who has made money in mutual funds is the person who has lost his or her account statement. The only people, और डेटा कहलाता है कि the only people who have remained invested for what you define long term 10-15 years are either who have lost track of the money or who have passed away, right? Because ये information आपको hit करता है। ये कहना मेरे लिए बहुत आसान है, बट होल्डिंग एलोकेशन बहुत मुश्किल है। और वो वक्त से ही बनता है, प्रैक्टिस से ही बनता है, मार खा के ही बनता है। जब आप एलोकेशन होल्ड करना सीखोगे तभी आपका पैसा बनेगा। कल ही मैंने ट्वीट किया कि मनी इज नॉट मेड, ये मोटली फूल एक बहुत अच्छा वेबसाइट है, काफ़ी अच्छे, आप मोटली फूल थोड़ा पढ़िएगा। उन्होंने क्या कहा है, मनी इज नॉट मेड व्हेन यू बाय, money is made when you don't sell. Think about it. Okay, every day market will give you a temptation to sell. जो रुक गया, अब 4 ट्रिलियन से 8 ट्रिलियन बनेगा। आप क्या देख रहे हो, सेंसेक्स एट 82,000 या इंडिया एट 8 ट्रिलियन विल डिफाइन योर बिहेवियर। अगर 8 ट्रिलियन दिख रहा है तो मैं क्यों ये बाजार से निकलूं, जितना भी नॉइज हो जाए। अगर नॉइज बुरा हो तो ये 2 तरीके के लोग होते हैं, राइट। एक बायर होता है, एक सेलर होता है, बाजार दोनों से ही चलता है। जिस दिन आप सोचते हो स्टॉक प्राइस बहुत खराब है और मैं बेचूंगा, इट नेसेसरीली हैज टू फाइंड वन पर्सन हु विल से नहीं स्टॉक प्राइस अच्छा है, दैट पर्सन हैज टू बाय फॉर योर ट्रेड टू गो थ्रू। सो मार्केट इज कॉन्ट्रा एवरी डे, right? There is somebody who is opposite your thought for your basic sale to happen. It's a market, right? So there is a buyer and there is a seller. What does the buyer want? The buyer wants the market to go down. The seller wants the market to go up. You decide who you are. मार्केट तो चलेगा। मार्केट को आज के डेट में SIP के जरिए 26,000 करोड़ मंथली मिल रहा है, तो वो तो चलेगा। अब आप अपने गोल के हिसाब से अगर प्लान करो तो यू विल डिसाइड फर्स्ट वेदर, अगर गोल आपका 10 साल है तो पोर्टफोलियो कुछ अलग बनता है, गोल अगर 2 साल का है तो पोर्टफोलियो कंप्लीटली अलग बनता है।
So long term or short term will depend on your goal. सर आपने भी एसेट एलोकेशन या एलोकेशन होल्ड करने की बात की एंड लाइक मेनी थिंग्स एसेट एलोकेशन इज अनदर concept that people talk a lot about. Not sure if everybody understands. I was talking to someone saying नहीं बहुत theoretical concept है, पता नहीं कैसे करना है. And I also feel people just say asset allocation करना चाहिए, पर कैसे करना चाहिए नहीं पता है. ये भी हम बोल सकते हैं कि यू कैन गो टू एन एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर और डिस्ट्रीब्यूटर, लेकिन बहुत सारे लोग खुद से ही करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट. सो फॉर देम इफ यू कैन एक्सप्लेन व्हाट इज एसेट एलोकेशन, करना कैसे है Okay. और क्या चैलेंजेस आते हैं. देखिए एक चीज आप मान के चले, हाँ, एंड द नॉर्मल प्रैक्टिस क्या होता है कि 95% ऑफ योर वेल्थ comes from good asset allocation. 5% of your wealth is created from the markets. But 95% of the discussion happens on the market, while 5% happens on the asset allocation. So I'm not surprised many feel कि it is a theoretical thing, right? I'll give you an example. Suppose how to do is, suppose let's take out asset class return. And I'm giving an example. ऐसा कोई return predict नहीं कर रहा हूँ, या सपोज आपके इक्विटी 10 साल रिटर्न बोल रहा है इन अ डाइवर्सिफाइड इक्विटी, इससे 12%. लेट्स टेक इट 10 साल आपका से एफडी रेट और लॉन्ग बॉन्ड फंड से इससे 7-8%, राइट. गोल्ड हैज सेट से अभी तो उतरे हुए से 10%. You know, this is how broadly behavior of these assets. Now, when you plan long-term goals, suppose मेरा long-term goal है से 10 लाख, मुझे वो 10 लाख हर हालत में पहुंचना है. I cannot take a downside risk on the 10 lakhs because फिर मेरा गोल नहीं होता है, right? Once you get 10 lakhs over a period of 10 years, you know आपको कितना रिटर्न चाहिए. अगर वो रिटर्न एक सपोज लास्ट 1 ईयर रिटर्न ऑफ लिक्विड फंड इज 7%, वो रिटर्न मेरा 7% में आ जाता है, तो मैं लिक्विड में डाल के बैठू ना. मैं क्यों, आई गेट इनटू द कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड ऑफ टेकिंग रिस्क, गेटिंग ऑल दैट. आई एम जस्ट सेइंग प्रॉब्लम हैपेंस व्हेन यू डू नॉट नो how much return you want to reach that goal. Best part of goal setting gives you that return. Once you know that return, फिर कहाँ कितना आपको डालना है बहुत आसान है. ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये. बट वन आई थिंक गो एसेट क्लास वाइज रिटर्न आपको मिलेगा आराम से एट गूगल और व्हाटएवर. फिर इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट कि अगर यहाँ पे इतना पैसा लगाओ तो इतना रिटर्न आ जाएगा. वो करना बहुत ईजी है, वो तो पोर्टफोलियो बन जाएगा. बट व्हाई आई थिंक एडवाइज और एन एडवाइजर कम्स इन कि अगर 10 साल की अवधि है ना, एन एडवाइजर कीप्स यू इन्वेस्टेड फॉर 10 years. टिपिकली क्या होता है ना, किसी के लाइफ में फाइनेंशियल प्लानिंग में द स्टार इज द गोल, बट द पर्सन हु टेक्स यू टू दैट गोल इज द रॉक स्टार. इफ यू कैन हैव द डिसिप्लिन टू स्टे इन्वेस्टेड, देन यू आर द रॉक स्टार. And you have to be very clear with yourself. The last thing you can do is fool yourself. If you fool yourself, you will not reach the goal. And the risk of not reaching the goal is the risk of life. As simple as that, right? So, somewhere people think एक distributor या advisor आपको एक scheme, recommend कर देते हैं portfolio. The bigger part comes when you review this portfolio and see whether you are on track or not. मेरे कहने से वो 12% नहीं देगा. You have to check whether 12% आ रहा है कि नहीं. अगर नहीं आ रहा है, what are the circumstances, क्यों नहीं आया. अगर कुछ नियर टर्म कुछ है वो आ जाएगा तो ठीक है, stay invested. बट अगर if there is a generic difference, फिर आपको थोड़ा रिबैलेंस करना पड़ेगा. बिकॉज आपको वो रिटर्न तो चाहिए ही चाहिए हर हालत में, राइट. दैट इज वाई आफ्टर फॉर्मिंग योर पोर्टफोलियो, the bigger part is whether you are reviewing your portfolio or not. जो बहुत आसान है कहना कि suppose मेरा equity to debt और equity to non-debt is 70-30. Okay. Every year मैं वो चेक करता हूँ, right? 70 है, कभी कभी बाजार चल जाता है तो 70 ज़्यादा हो जाता है. Then the natural thing are two things, whether मैं निकालूँ equity से और other places जाऊँ, या जो मेरा
बिकॉज मैं सैलरी दूँ, हर महीने कुछ पैसा आता है, फ्रेश मनी में अदर जगह लगाऊं। अब मेरा व्यू है 8 ट्रिलियन, तो मैं इक्विटी से तो निकलूंगा नहीं, मेरा फ्रेश मनी मैं दूसरी जगह लगा के उसको रिबैलेंस करता हूँ, बट हर हालत में एवरी ईयर उसको 70-30 रखता हूँ, राइट। उससे क्या होता है, बिकॉज मेरा 20 रुपीज डेट में रहता है, बाजार अगर टूटता है तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता है टू द मनी आई इन्वेस्टेड फ्रॉम डेट ड्यूरिंग कोविड actually added more than 2% to my overall portfolio return, because बाजार 40% नीचे में मैंने कैच किया, पूरा नहीं कैच कर पाया बट 30-35% तक तो कैच किया। एंड टू बी फेयर, आई थिंक somebody had encouraged me, my first पर्सनल यूट्यूब लाइव मैंने किया था तब, क्या कि ये पूरा टाइम मेरा SIP चलेगा और इसके बाद मैं आपके सामने अपना पोर्टफोलियो लेके, आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि बाजार जब टूटता है तभी तो ये बहुत बढ़िया एसेट कॉल इंडिया बहुत अच्छा प्राइस में मिला। तो if you can add some money, then it helps in two ways. One is balances your portfolio, also gives you opportunities to look for good times to buy, right? So to answer your question, asset allocation is the only way you will create wealth worldwide, or normally आपने उसका जिक्र भी किया था कि normally यूरोप एंड एडवांस्ड इकोनॉमीज में broad retirement money goes into multi-assets, right? Maybe as an industry we realized that a little late. Gold चला तभी हमें पता चला, रहे बॉस ये इन्वेस्ट करते तो अच्छा होता, देर आए दुरुस्त आए। बट इफ यू गो थ्रू अ मल्टी एसेट डेटा पॉइंट, मैं फंड की बात नहीं कर रहा हूँ, डेटा पॉइंट, द चांसेस ऑफ हैविंग अ फार मोर लीनियर जो मीडियन रिटर्न होता है ना, 12-13% सपोज आप मान के चले, मीडियन रिटर्न है, probability is higher in a multi-asset portfolio than in a pure asset portfolio. ये डेटा कहलाता है, right? And I don't think there is anything that will change this data. देखिए, एक चीज आप मान के चलो, जब आप कोई भी रिटर्न लॉन्ग टर्म में प्रेडिक्ट करते हो ना, एक उससे ऊपर मिल गया तो बहुत बढ़िया, बट उसके नीचे आप नहीं आ सकते हो, तो आपका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन वो रिस्क फैक्टर लेके बनना चाहिए कि वो डाउनसाइड रिस्क प्रोटेक्ट करे। कभी कभी वो कहते हैं ना, ग्रीड और फियर, जितना ग्रीड आपका बढ़ेगा उतना आपका डाउनसाइड रिस्क भी बढ़ेगा, राइट? आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, जहां आपका ग्रीड और फियर मीट करे। कभी कभी ग्रीड ज्यादा हो जाता है तो आप रिस्क ज्यादा ले लेते हो, ग्रीड कम होता है तो रिस्क कम लेते हो। इट चेंजेस। माई रिस्क प्रोफाइल व्हेन आई वाज 25 टू व्हेन आई गॉट मैरिड टू व्हेन आई हैड माय सन टू व्हेन नाउ when I'm preparing for my retirement are 4 different risk profiles. So वो सब जब आप निवेश करने लगोगे तो धीरे धीरे आप खुद महसूस करोगे, एंड इट्स अ जर्नी। आप जब शुरू करते हो तो सब जानते भी नहीं हो, बट आजकल एडवांटेज क्या है जो हमारे टाइम में शायद नहीं था, इस इंफॉर्मेशन बहुत इजीली अवेलेबल है। थोड़ा अपने निवेश के बारे में पढ़ें। इफ़ यू डोंट टेक केयर ऑफ योर मनी विल नॉट टेक केयर ऑफ यू and should not also take care of you. That's the simple thing. ग्रीड की बात करना चाहता हूँ थोड़ी, कि इन्वेस्ट जब हम करना चाहते हैं तो हम तो रिटर्न्स ही देखना चाहते हैं, मतलब आई शुड गेट द बेस्ट रिटर्न्स, ठीक है? तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एसेट एलोकेशन, अगर एटलीस्ट द डेटा सेज दैट इक्विटी इज द एसेट क्लास दैट गिव्स द हाईएस्ट रिटर्न, ओके? तो मैं लॉन्ग टर्म, मेरे को क्लियर है कि मैं तो 15 ईयर्स इन्वेस्ट करने वाला हूँ, नहीं निकालूंगा, करूँ नहीं करूँ अलग बात है, बट मैंने सोच लिया। तो मुझे बाकी असेट्स अगर लोअर है, सपोज एक असेट 7% दे रहा है, एक 8% दे रहा है, एक 10% दे रहा है, व्हाई शुडंट आई पुट ऑल माय मनी देयर फॉर 12%? आइडियली दैट इज व्हाट यू शुड डू, बट क्या होता है वो नॉइज आपके पास आ जाता है। बट आपको आगे जाके, बाजार साइक्लिकल है, बाजार इज रन बाय डायनामिक्स अराउंड इट। कोई वार हो जाता है, यूएस डिसाइड समथिंग, फिर अपना मार्केट रिएक्ट करता है। वो टाइम में भी ये एक एडवांटेज हो जाता है टू कैन यू बाय दैट एसेट अ लिटिल बेटर प्राइस, राइट? एंड सपोज आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जब आप 15 इयर्स प्लान करते हो, बिकॉज ऑफ द श्योरिटी ऑफ दैट, एक गुड एडवाइस है कि एक ग्लाइड पाथ आप बनाए, राइट? क्योंकि उस दिन आपको वो पैसा चाहिए। अगर सपोज जस्ट फॉर एग्जाम्पल, यानी हुआ भी था मेरे साथ, फॉर सम रीज़न मेरा बेटा
was going for education, and for some reason I had redeemed some money for his higher education. ये हाइंडसाइट में लक कहलाता है. ठीक उसके कुछ दिन बाद कोविड हुआ और मार्केट गया 40% नीचे. जस्ट थिंक, अगर दैट डे आई हैड टू पे हिज फीस एंड आई वाज फुल्ली इन्वेस्टेड, तो आई वुड नॉट हैव द मनी. सो टिपिकली जो फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाता है कि एज यू स्टार्ट नियरिंग योर गोल, यू स्टार्ट shifting your growth assets to safer assets. So that is what the glide path. धीरे धीरे it's yeah, like equity से आप debt का allocation धीरे धीरे बढ़ाओ as you need your goal, so that on that day you definitely have your money. बार बार आप जितना भी बोलेंगे ना, the virtues of asset allocation will always come out, and the need to be invested across asset classes is beyond any what can I say, reasoning. So retail investors जो से 5,000 से 1 लाख 1.5 लाख के बीच में कहीं पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उनको सिंपल टर्म्स में इन्वेस्टिंग को कैसे देखना चाहिए? वन इज वेरी ऑब्वियस वे सेइंग कि पैसा डाला है, मुझे रिटर्न मिलना चाहिए. दैट्स तो वन साइड ऑफ इट कि रिटर्न तो जनरेट करना ही है. Other than that, what should investing mean to people? Like, how should they look at investing? What does it mean for them? Your investing is a means to lead your life, right? आपके लाइफ में अगर इन्वेस्टिंग कोई मायने ला सकता है तभी आप निवेश करो. इफ यू थिंक कोई मायने नहीं ला सकता है और हाईएस्ट रिटर्न एक मीनिंगलेस स्टेटमेंट है, उसका एक डिफाइन करो. जब आप बोलोगे हाईएस्ट रिटर्न फॉर मी मीन्स 15%, तभी आप निवेश कर सकते हो. तभी आप ढूंढोगे 15% कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट दे सकता है. 15% इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जो रिस्क आते हैं वो रिस्क आप झेल सकते हो कि नहीं, दैट ऑल्सो यू शुड नो. एक तरफा नहीं होता है, रिटर्न के साथ रिस्क आता है. एक कहावत है ना, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न. दैट इज रॉन्ग. इट सेज हायर द रिस्क हायर शुड बी द रिटर्न. सी लाइफ में ना, नथिंग हैपेंस टिल इट डज नॉट हैपन टू यू. जब रिस्क अनफोल्ड करते हैं ना, तभी आपका रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आपको खुद पता चलता है, राइट? बार बार हमें कहते हैं कि जब बाजार टूटता है, आप पोर्टफोलियो क्यों आप रिविजिट करोगे? आपको ये देखना पड़ेगा विच पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो आप अनकंफर्टेबल है. फिर आगे जब बाजार ठीक हो जाता है, वो पार्ट आप निकाल देना चाहिए. तभी आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी बेहतर बनता है. द रिस्क टेकिंग एबिलिटी ऑफ मी and my retired mother with a pension are two different risk-taking ability. उनका pension till she passes away will come. मेरा pension है ही नहीं, मैं pension बना रहा हूँ, तो उनका financial stability is far better than me. तो जहाँ वो निवेश कर सकते हैं, मैं definitely निवेश नहीं कर सकता हूँ. Does not make her a better investor, does not make me an inferior investor. So इन्वेस्टिंग इज अबाउट लाइफ. जब तक आप अपना निवेश जर्नी अपने खुद के लाइफ जर्नी के साथ नहीं जुड़ेंगे, आप एक मीनिंगलेस माइंडलेस इन्वेस्टर बनेंगे. सॉरी फॉर बीइंग हार्श, बट दैट इज द वे इट इज. दैट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज जनरली हम सिर्फ रिटर्न्स ही देखना चाहते हैं, बाकी रिस्क वी डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ. लाइक आई सेड, यू थिंक इट्स अ रिटर्न जनरेटिंग बिजनेस, इट इज एक्चुअली अ रिस्क मिटिगेटिंग बिजनेस. सबका रिस्क प्रोफाइल अलग होता है और सबका रिस्क प्रोफाइल करेक्ट है. सबका अपना अपना होता है, नहीं तो हम रोबोट्स बनते हैं, राइट? दैट्स द ब्यूटी ऑफ द ह्यूमन रेस, राइट? हम अलग हैं, तभी ये एक ब्यूटीफुल सोसाइटी बनती है, राइट? क्विक क्वेश्चंस ऑन चूजिंग द म्यूचुअल फंड्स. ओके, हमें 4-5 फंड्स लेने चाहिए इज व्हाट एवरीबडी सेज एंड इज द गाइडिंग थिंग. उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है 4-5 फंड. सो दो क्वेश्चन है इसमें. वन इज what are these 4-5 fund categories that I should look at, and what is a must have fund category in my portfolio? तो मेरे हिसाब से जब आप एक एसेट क्लास आते हैं, सपोज इक्विटी की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव शुड बी टू कैच द एंटायर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द मार्केट. ओके, क्योंकि एवरी साइकिल एवरी साइज हैज इट्स ओन अपॉर्चुनिटी, राइट? तो वो अगर आप देखें, जैसे आपने राइटफुली कहा, मेरे हिसाब से 3 बेसिक क्राइटेरियाज है. 3 फंड जो आपके पास होने चाहिए, वो है आपके लार्ज या फ्लेक्सी कैप. फ्लेक्सी कैप में आप डेफिनेटली चेक करें वेदर वो फ्लेक्सी कैप है
या एक लार्ज कैप लुकिंग लाइक अ फ्लेक्सी कैप, राइट? द रीज़न आप फ्लेक्सी कैप जाते हो कि थोड़ा बियॉन्ड मार्केट जाते हैं। मैं अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप रखता हूँ, और जो फ्लेक्सी कैप का पार्ट जो मैं सोचता हूँ दूसरे करेंगे वो मैं मिड एंड स्मॉल में करता हूँ। ओके। आज तक मैंने स्मॉल कैप में निवेश नहीं किया है, हम्म। राइट? एक डिस्क्लेमर देता हूँ, क्योंकि मुझे 12% रिटर्न चाहिए, और मुझे वो 12% में ऑन माई गोल डाउनसाइड रिस्क नहीं चाहिए, हम्म। राइट? तो अगर 12% मुझे लार्ज एंड मिड में मिल रहे हैं तो मैं क्यों लूँ, ऐसा मेरा सोच था। बट लास्ट 3-4 साल में क्या हुआ है, लॉट ऑफ गुड कंपनीज हैव स्टार्टेड लिस्टिंग, एंड ये सब मिड एंड स्मॉल में ज़्यादातर आए हैं। सो फंड मैनेजर के पास अपॉर्चुनिटी है to choose more stocks in mid and small is completely different from what it was from 5 years. So again, bringing back my logic, अगर मुझे लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द मार्केट कैच करना है कि जो एलोकेशन पहले मैं लार्ज की तरफ कर रहा था उसको थोड़ा नीचे करके मैं मिड और स्मॉल, अभी स्मॉल यहाँ से एक्यूमुलेट करूंगा, राइट? दैट इज माई थॉट। बट 3 फंड्स दैट यू शुड हैव इज लार्ज, मिड एंड स्मॉल। उसके बाद थोड़ा ये आपका कोर ऑफ द पोर्टफोलियो बन गया। कोई कहता है स्मॉल थोड़ा कोर नहीं है, इट्स अप टू यू, बट 3 मस्ट हैव्स। ना एक पोर्टफोलियो 2 तरीके से बनते हैं, एक कोर पोर्टफोलियो बनता है, उसके साथ आप कुछ अदर प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं जिसको हम सैटेलाइट कहते हैं। कोर ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी लार्ज, गुड बैलेंस शीट्स। उसका आप प्रोपोर्शन 50 करें, 60 करें, 70 करें, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल, राइट? अभी बिकॉज काफ़ी दिन से निवेश कर रहा हूँ, उसको मैं थोड़ा 50 के तरफ शायद लाऊंगा। अभी तक 60 रहा है बिकॉज अपॉर्चुनिटीज, और मेरा एक मिनिमम थ्रेशोल्ड जो मेरा गोल का था वो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड क्रॉस किया है, तो मेरा रिस्क टेकिंग एबिलिटी थोड़ा बढ़ा है, राइट? इसके बाद जब आप कोर करते हैं, कोर शुड बी एम्ड एज कैचिंग अपॉर्चुनिटी जो शायद ज़्यादा रिटर्न देते हैं। उसमें आप थीमेटिक्स कुछ ले सकते हैं। मुझे आज सुबह पूछा गया कि क्या थीम तुमको अच्छा लगता है, तो मैं बोला कि नेक्स्ट 15 ईयर्स मेरे हिसाब से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग एक बड़ा थीम बन रहा है। अगर आप अभी कैच करें तो नेक्स्ट 15 ईयर्स इसको आप अच्छे से इसका बेनिफिट ले सकते हो। और थीम धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं क्योंकि उसमें अच्छे अच्छे इंडस्ट्रीज ऐड करते हैं। सपोज 5 साल पहले अगर आप हेल्थ केयर एक इंडस्ट्री देते तो उसमें शायद आपको सिर्फ फार्मा मिलता है। आज के हेल्थ केयर में काफ़ी इंश्योरेंस आ गए, कुछ हॉस्पिटल्स अभी लिस्टेड होने लगे, तो थीम ओवर अ पीरियड ग्रोज। सो आई प्रिफर अ थीम ओवर अ सेक्टर। मेरे जो 2 थीम्स मुझे बहुत पसंद हैं वो अभी लास्ट 2 साल से एक मैन्युफैक्चरिंग एक्यूमुलेट करता हूँ, और मेरे हिसाब से इंडिया का एवरग्रीन थीम फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स इज हेल्थ केयर, ऐसा मैं मानता हूँ। बट आप चूज करें विच, देर आर बिजनेस साइकिल फंड्स विच यू गिव दैट टू द फंड मैनेजर, तो वो प्रोपोर्शन आप क्या रखें वो आप डिसाइड करें। बट एक कोर जो होता है, कोर अच्छे कंपनी सॉलिड बैलेंस शीट से बनता है, और आपका सैटेलाइट थोड़ा आपको हायर रिटर्न देना चाहिए, ऐसा आपको बनाना चाहिए। दैट इज द इक्विटी पार्ट, राइट? देन ऑन द डेट साइड इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। कुछ लोग क्रेडिट वो थोड़े छोटे कंपनीज होते हैं जिनके रेटिंग कम होते हैं, उनके डिफॉल्ट होने के चांसेस है, तो उसमें लेकिन रिटर्न अच्छे मिलते हैं। जिनके रिस्क प्रोफाइल है वो ले सकते हैं। बट अगर एक गुड 7-8% का पोर्टफोलियो बनाना आप चाहते हैं तो द मीडियम टर्म फंड्स एंड द शॉर्टर टर्म फंड्स गिव यू वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज। प्लीज अंडरस्टैंड, एफडी और म्यूचुअल फंड में ये फ़र्क है कि एफडी में आप एक इश्यूअर में निवेश करते हैं, रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इज़ वेरी हाई। जब आप म्यूचुअल फंड में आते हैं, एक प्रोफेशनल के पास आते हैं, और वो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है, द रिस्क कम्स डाउन सब्सटेंशियली, राइट? एंड इन द थर्ड पार्ट, तो एक जो हम कमोडिटीज कहते हैं, गोल्ड या सिल्वर, वो भी एक पार्ट होता है। एंड ये सब मिलके एक पोर्टफोलियो बनता है। तो वो एलोकेशन क्या होना चाहिए विल डिपेंड ऑन योर रिटर्न। जब आप हाईएस्ट रिटर्न चाहते हैं या मैं वेल्थ क्रिएट करना चाहता हूँ, ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं, मेरा ओनली रिक्वेस्ट इज कि आप वो हाईएस्ट रिटर्न डिफाइन कर दें, वेल्थ भी डिफाइन कर दें, तभी आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं, नहीं तो पोर्टफोलियो नहीं बन सकता है। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में था कि डज द साइज ऑफ फंड मैटर, बिकॉज अगर मैं मेरे की बात करूं तो देर आर कपल ऑफ फंड्स विच इज बिगर देन सम ऑफ द एएमसी। डज इट मैटर, शुड आई लुक एट दैट एज अ फैक्टर, और डज अ फंड हाउस हैव अ चैलेंज, उनको दिक्कत आती है लार्ज फंड मैनेज करने के लिए? क्या आपका व्यू है उस पर?
एज एन इन्वेस्टर मेरे क्या सोचना डिपेंड्स ऑन विच कैटेगरी, हम्म। राइट. मैंने मार्केट कैप चेंज आपको बताया है. नाउ लार्ज कैप में साइज आई डोंट थिंक इज दैट बिग एन इशू. मार्केट भी लिक्विड है, राइट. डिपेंड्स ऑन द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द. अगर कोई एक स्टॉक में बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन लेके बैठे हैं और वो इलिक्विड बना तो इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ द पोर्टफोलियो. बट द लार्जर पार्ट ऑफ द मार्केट, लार्ज कैप में जाए तो साइज इज नॉट एन इशू. एज यू गो डाउन मार्केट कैप देन साइज थोड़ा देखना चाहिए. यस, a 500 crore small cap fund is very different from a 30,000 crore mid cap fund. अगर कोई कहता है कि it is not different, then I will not agree. मेरा व्यू है, right? But एक large जब portfolio बनता है तो you cannot deny the fact that flexibility of the fund also comes down. That does not mean small funds are better than large funds. Composition of the stocks is more than the questions that people should be asking ki, is the portfolio in liquid stocks or illiquid stocks? छोटा फंड होके भी अगर illiquid stocks में रह गए तो that is more riskier than the size, right? I think the size debate is okay till that much. The liquidity debate in India does not happen, and that is where the bigger risk is. अब मैं अगर ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत गूगल आप करें which stock is liquid, which stock is not. एक होता है मार्केट कैप ऑफ द स्टॉक, एक होता है फ्री फ्लोट ऑफ द स्टॉक. फ्री फ्लोट वो होता है कि जितना स्टॉक अवेलेबल इन द मार्केट फॉर ट्रेड नॉन प्रोमोटर के पास, और उसका क्या प्रोपोर्शन एक फंड ओन करता है दैट डिफाइंस. अगर ज्यादा प्रोपोर्शन ओन करता है तो दैट बेचने के टाइम में दिक्कत आ सकती है. सो मोर देन द साइज आई वुड लाइक अ डिबेट ऑन लिक्विडिटी ऑफ फंड्स टू स्टार्ट. ऐसे तो आपने आंसर किया कि मैन्युफैक्चरिंग इज अ थीम which people should look at. That was one of my question key. What is the market outlook? What should people look at? But as a general guideline or general thought process, how should people look at what is a good opportunity and what is just noise and bubble? How do people differentiate between, and when there is news about something, what should they think about, and how should they understand कि क्या है? मेरा पर्सनल, मैं इतना नॉलेज नहीं रखता हूँ स्टॉक्स में, मैं फंड मैनेजर हूँ नहीं. बट एज अ इन्वेस्टर मेरा पर्सनल एक छोटा सा एक फॉर्मूला रहता है कि माय नेक्स्ट एलोकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लास्ट 1 year रिटर्न. ओके, राइट. अगर कोई भी थीम, कोई भी फंड, कोई भी कैटेगरी में लास्ट 1 year का रिटर्न जितना ज्यादा हो उतना मेरा एलोकेशन कम रहेगा, राइट. उस पे फिर आप ये बबल देखिए, बबल कैसे बनता है. एक स्टोरी बनती है, आप कहते हो कि अच्छा है. जिस सपोज आज मैंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा, आप भी मानते हो कि इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, करने की कोशिश करे, व्हाटएवर, इट्स अ गुड स्टार्ट. देन धीरे धीरे दैट कैचेस सम मोमेंटम कि नहीं यार मैन्युफैक्चर बन गया. अभी आउट ऑफ 100 आईफोन्स 20 आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया. बाकी कुछ कार्स अच्छे बनने लगे. फिर ज्यादा लोग उसमें सहमति दिखाते हैं. जब ये झुंड बन जाता है तभी बबल बनता है, राइट. आप खुद देखें, लास्ट ईयर पीपल वर सो कॉन्फिडेंट बाइंग स्मॉल कैप्स. आप कोई भी एनालिसिस में जाएं, कोई भी टीवी में आप जाएं, द इन्वेस्टर वाज आस्किंग, तभी बबल बनता है. तभी एक ओवरबॉट सिचुएशन बनता है कि बहुत ज्यादा पैसा उसके पीछे जाने लगता है. तब जब थोड़ा बहुत भी बैड न्यूज आएगा ना, तब वो पहले बिकेगा, क्योंकि वो ओवर बढ़ रहा है, और ओवर बॉट होता है तो ओवर प्राइस्ड भी रहता है. बेस्ट वे टू अवॉइड इज जो लास्ट 1 year रिटर्न है. मैं मानता हूँ पीपल विल नॉट एग्री, शायद कहेंगे ये क्या बात कर रहा है, बट जो लास्ट 1 year रिटर्न आ गया है ना, वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स का है, वो मेरा नहीं है, राइट. अब मैं मिस किया तो मिस किया, अभी क्या कर सकता हूँ, राइट. अगर आपके पास कुछ डेटा पॉइंट्स है जो कहलाता है कि आगे चलेगा, तो आप बेशक इन्वेस्ट करें. बट बिकॉज वो रिटर्न आया है, आएगा, हैज नो मीनिंग, राइट. वो डेटा पॉइंट पे आप ना आ जाए. सो द बेस्ट वे टू अवॉइड द बबल, जैसे सपोज IT इज द बैकबोन ऑफ द वर्ल्ड. लास्ट 6-8 months IT के लिए बहुत ही खराब रहा है. बड़े कंपनीज हैं, तो आप क्यों नहीं खरीदेंगे. मैं अगर बोलूंगा, बोले नहीं बहुत खराब लग रहा है. सी, एक कहावत है कि इफ यू टेक केयर ऑफ द मार्केट इन इट्स बैड डेज,
द मार्केट विल टेक केयर ऑफ यू इन इट्स गुड डेज. तो आप मार्केट की बैड डेज ढूंढें और उसको आप ओन करें. गिव यू एन एग्जांपल. आई डोंट नो हाउ मेनी फंड मैनेजर्स who want to own IT. अब वो फंड मैनेजर का प्रॉब्लम है. मैं तो IT फंड में SIP चलाऊंगा. क्यों नहीं चलाऊंगा? ये भाव में नहीं मिलेगा. अगर वर्ल्ड विल, आपका मानना है कि वर्ल्ड विल ग्रो विदाउट IT, डोंट बाय. लाइक लास्ट ईयर इफ पीपल फेल्ट दिस 37% ऑफ निफ्टी 50 इज बैंकिंग. विदाउट बैंकिंग चल पड़ेगा तो आप निवेश ना करें in banks, but people who bought probably are sitting pretty today. So these are good times to buy those. So this question is not related to investing as such, but what is your view on artificial intelligence? हमारी जॉब सच में जाने वाली है सबकी? नहीं, see, world is changing, no doubt about it. एक टाइम था हम लोग सोच रहे थे कि गूगल मैप यूज करें ना करें, राइट? आज आप सोचें कि आप गूगल मैप यूज कर रहे हो ना करो. अभी शायद काफी लोग हैं जो सोच रहे हैं कि चैट GPT यूज करें ना करें, राइट? एक जो वो एनालिसिस का दुनिया था वो फेच का दुनिया बन गया है. जब हम बोल रहे हैं कि नहीं मैं यहां से वहां जाऊंगा, तो वो गूगल बताता है कि ये रास्ता है. फेच कर दिया उसने सब कुछ एनालिसिस कर लिया है. दिस इज द न्यू वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट एवरीथिंग विल बी अवेलेबल एट फेच, राइट? अब आप अगर नहीं यूज कर रहे, यू आर ऑलरेडी डिसरप्टेड. व्हाट दिस इज डूइंग इज कंप्रेसिंग टाइम. जो सोचेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरा नौकरी लेगा, उसका तो लेगा ही लेगा. ओके क्योंकि जो काम आप 8 घंटे में कर रहे हैं वो शायद 5 मिनट में होगा. इट डिपेंड्स ऑन यू. फिर आप 7 hours 55 minutes में क्या करें, क्योंकि उतना फ्री टाइम मिल रहा है. जो ये 7 hours 55 minutes को यूटिलाइज करेंगे वो और भी बेहतर बनेंगे, राइट? सो आई डोंट थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन टेक योर जॉब. इट कैन ओनली एनहांस योर जॉब. आप कैसे इसको यूज करें डिपेंड्स ऑन यू, राइट? मेरा अभी बेस्ट फ्रेंड इज माई चैट GPT. कुछ भी पूछ लेता हूँ, कुछ भी अनाप शनाप पूछता हूँ, आंसर भी आता है. आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि उनको कैसे पता है. मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. इज दैट मैं थोड़ा म्यूजिक में रुचि रखता हूँ. एक म्यूजिक सिस्टम कैसे बेहतर बनाऊँ इसके बारे में बहुत चर्चा होता है विद माई चैट GPT. तो वो एक अलग डिस्कशन है. अभी रिसेंटली मैंने क्वेश्चन पूछा कि विच इज द बेस्ट सीलिंग फैन. उसने मुझे ऑप्शंस दिए, लेकिन एक फैन उसने कहा कि ये फैन तुम लगाओ कि ये बहुत साइलेंट है, तुम्हारे म्यूजिक लिसनिंग के लिए अच्छा होगा. इमेजिन, राइट? उसको पता है. इट डिडंट स्ट्राइक मी, राइट? सो हाउ डू आई यूज दिस इंफॉर्मेशन? आई वाज सरप्राइज्ड कि उसको पता है और वो ट्रैक कर रहा है मुझे, राइट? ऐसा नहीं कि डिड नॉट. देयर टू डिफरेंट क्वेश्चंस इन टू डिफरेंट विंडोज आल्सो, बट इट्स सच अ फैंटास्टिक आंसर. Now, if I know that, फिर मैं इतना दुनिया क्यों घूम रहा है, ये फैन दिखाओ वो तो वही लेके घर जाऊं, क्योंकि उसने तो एनालिसिस कर लिया. वो जो टाइम मैंने सेव किया इन एनालाइजिंग, आई कैन डू समथिंग एल्स. सो इफ यू कैन यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ मीन्स, I think your ability to do more work has no limit. And that's my opinion. So, sort of fantastic conversation. बहुत अच्छा लगा. 2 क्वेश्चन पे आप मेरे को आंसर कीजिए टू कंक्लूड दिस कन्वर्सेशन. वन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैन आई हाउ डू यू सी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजरी, क्या किस तरह से शेप होगा? मैंने एक्चुअली फाइनेंशियल प्लान बनाया है चैट GPT यूज़ करके, तो बन सकता है. एंड सेकेंडली, what are the common mistakes that people should avoid so that they can have decent investing outputs in future? See, when you leave things to a machine, it cuts out all emotions, right? The core to creating wealth is inversely proportional to your emotions. जितना इमोशन कम उतना वेल्थ ज्यादा, क्योंकि इमोशन आता है विथ नॉइस और उसी से ही बायस निकलता है. तो देर इज नो डाउट ऑफ द पावर ऑफ मशीन इन्वेस्टिंग. ओके,
one of the reasons why globally passives do well is that it is rule based. So through AI, more important, as this moves to most, AI will move to understanding your sentiment. The other day हमारे ऑफिस में बात हो रही थी, and my head of AI said that, we can check the urgency of the investor by its emails. मतलब क्या बात कर रहा है? said, ट्रेल रहता है इन्वेस्टर का, कैसे, how they write. A change in wording will tell you कि नहीं, situation is different. Can we catch that? Right? When you leave it to the machine is running a backend across the world. Right? It can do far bigger work than a human can do. So please don't underestimate the ability of AI in aiding fund management as it moves from analysis world to a fetch world. I don't need to go and check a balance sheet and then do 20 balance sheets and infer. I can just ask which is this data, it will give me. Like I said, it saves time. Okay. Then with the balanced time, I can be a better fund manager. Similarly, from a portfolio perspective, it can point out a lot of sentiments which you are falling trap to. It can actually guide you and keep you on track on being on the same path of your return expectation. That's what machine can do. But having said that, I firmly believe that you transact digitally, you still do advise physically. Because life is also emotional. थोड़ा बहुत एक blend is important. So keeping some part to, हाँ ठीक है वो machine बोल रहा है, but मेरा life शायद ऐसा चाहिए. The machine can't predict your tomorrow. You know what you are doing tomorrow. If you can blend that, it will be better. Yeah. So that's the most important thing. So imbibing some part of it, especially in a rebalanced time, is very important. ये मैं मानता हूँ. And what was the second question? Second question was like, so a lot of insights we have, but a parting wisdom saying, how should investor approach their investing so that they stop committing the mistakes that generally happens? I don't like using the word mistakes in investing. And I'm being honest on this, is that they're all learnings. If you don't know the path, and sometimes those paths might be good for somebody else, may not be good for me. First, I think you have to define your path. And your path and your wife's path can be different. Please understand 80% data कहलाता है कि 80% of married women live longer than men. So your wife's financial path is actually longer than your path. Hence, the money should be very different. Now, your son's path is totally opposite to your path. So don't make one portfolio for all. 3 different individuals. And when you build a portfolio, the only suggestion I would like to make is keep money absolutely transparent within you and your spouse. The more you involve your spouse in your financial journey, the better it becomes. Just think, in your family, if your family budget was managed by your dad, what would have happened? The wife or the woman is a better manager of money. So sometimes, and why I'm saying this, because it does not happen often. If you add both of them together, I think the outcome towards the life journey and hence your portfolio can be far superior and more relatable to your life. I think इतना ऐसे शुरुआत करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है. But, if you think something has not gone down well in your portfolio, you should not repeat it again. Jitna bhi greed ho. Because it's not suited you. It is a 0-1 thing. Right? Know which things in your portfolio give you sleepless nights. Just wipe them out from your portfolio. There is a lot of opportunity to generate alpha in India. Like you said, आपने बोला 8 trillion economy, तो where do you see index fund का क्या role है? Okay, the whole objective should be to create a good portfolio, strong portfolio. And strong portfolio बनता है, like I said, in allocation across ideas. Now, what has happened in India, especially when it comes to active funds, एक categorization of funds है, जिसमें क्या-क्या funds available है और क्या रूप में available is defined. Now, active is limited to that many funds.
अभी क्या हो रहा है कि सपोज आप पैसिव की तरफ जाएं या इंडेक्स या ईटीएफ, जहाँ पे एक इन्वेस्टेबल यूनिवर्स है ना, वहाँ पे मैं एक इंडेक्स क्रिएट कर सकता हूँ, राइट? सपोज मैं अपना फंड नहीं बेच रहा हूँ, बट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मिड एंड स्मॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, बट एक्टिव में है नहीं। एक ईटीएफ है कॉल्ड मिड एंड स्मॉल, राइट? गुड कॉम्बिनेशन है, राइट? ये आइडिएशन ना पैसिव में वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा होता है, एंड दैट इज वाई अगर आप दोनों ऐड करें, यहाँ के जो अच्छे फंड्स हैं और वहाँ से कुछ अच्छे आइडियाज, आपका पोर्टफोलियो बहुत बेहतर बन सकता है। तो एट दिस मोमेंट आई एग्री विथ यू दैट इंडिया हैज दिस ग्रेट टैलेंट ऑफ giving good alpha generating fund managers. At the same time, the passive has this capacity of giving you far better ideas or different ideas which are not there in the active side. तो I personally believe, जैसे मेरा 75-25 हो गया, 25 वो ETFs हैं जो मेरे एक्टिव नहीं दे सकते, और जब मैं ऐड कर लेता हूँ तो पोर्टफोलियो एक मोर कंसोलिडेटेड लगता है। Thank you, Suru. No, Thank you thank much you. for your time. No, thank you for your time. Really enjoyed this. Really appreciate.